हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये लीवर का रोग है, ठीक है, यकृत लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है पास्कल का नियम। आगे है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम इसका आंसर है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ब्यूटेन इसका आंसर है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये तो रटा हुआ होगा सबको, तो इसका जो आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उपगुप्त इसका नाम है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर इसका आंसर है, और ये पूछा भी गया है कई बार। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो सिख धर्म है इसके अंदर जो लंगर की व्यवस्था है वो कौन से जो इनके देव थे, जो गुरु थे, तो कौन से गुरुदेव थे जिन्होंने इसकी जो शुरुआत की थी? तो वो प्लीज़ आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो और प्लीज़ आंसर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा, बहुत लोग करते भी हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्डअप होता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ। उसके बाद है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर है लाला हरदयाल जी, और ये भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? यह तो आंसर यहीं आ गया है। हाँ, तो इसका जो आंसर है गुरु अंगद देव जी ने जो है लंगर प्रथा शुरू की थी, तो आंसर आपको यहीं मिल गया, आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सबको पता ही है। किस सल्तनत ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में हुई थी। चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कि जो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ब्लड ग्रुप O। उसके बाद है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, सबको पता ही है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है हमारा सूर्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध, ये एक दूरी नापने का पैमाना है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में, ये सबको पता ही है। और स्वर्ण मंदिर मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा है, ये भी सबको पता ही होगा। चार मीनार हैदराबाद में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, अपना ताजमहल आगरा में है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। शिक्षक दिवस 5 दिसंबर को सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ पता होगी। किस खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है एंट्रेंस में। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लेना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का दिया हुआ नारा है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे जी का दिया हुआ नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजे का दिल में है, तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राजमोहन राय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता ही होगा ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। उनका सन बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि उनका जन्म कब हुआ था, मतलब 2 अक्टूबर को हुआ था, बट आप लोग मुझे सन बताएंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ, तो ये महात्मा गांधी जी की लिखी हुई पुस्तक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो चक्र है और ये पुरस्कार हैं ये पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, सबको पता ही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट इसका आंसर है, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ठीक है, तो अभी ये ओल्ड PDF है, तो ये अभी चेंज है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के अभी वर्तमान जो महासचिव हैं वो चेंज है हमारे, तो वो कौन है वो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे पता है बट ये आप लोग खुद गूगल पे सर्च कीजिए और प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताइए कि अभी करंट में जो UNO है उसके वर्तमान महासचिव कौन है। ठीक है, बान की मून पहले थे, अब नहीं है, तो अभी कौन है वो आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय इसका आंसर है। नेक्स्ट है डूरंट कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल के उसमें मिलता है जीतने पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, आप इसको ऐसे याद कर लो कि हीरा सबसे कॉस्टली होता है, तो सबसे बड़ा बांध, इस तरीके से इसको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका जो आंसर है वो है 22। चीन की मुद्रा युआन है, यान ये युआन है। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनान्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, और भारत में सबसे ज़्यादा एनीमिया ग्रसित महिलाओं की संख्या है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। आप ऐसे में समझ लेना कि वो लता मंगेशकर जी कहलाती है। कोकिला वैसे बोलते हैं जिसका स्वर अच्छा हो, गाना अच्छा हो, बट जो भारत की कोकिला है वो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार सबको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी उसको। ठीक है, वो पूरा उसने नहीं बनवाया है, ठीक है, शुरुआत उसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक सबको पता ही है चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो ये कन्याकुमारी में है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। उसके बाद है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रमक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो है भारत। ठीक है, ये माइका आई थिंक उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है उसको बनाने में। उसके बाद हमारा ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि एंट्रेंस के लिए बिल्कुल मतलब रटा हुआ है, उनको तो मतलब बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एंट्रेंस। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको रट लेना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग? बेरी बी से बेरी ऐसे करके याद कर लो। विटामिन सी स्कर्वी है, सबको पता है कौन सी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इन्होंने पूछा है नहीं, तो कुछ ऑप्शन में ऐसा आएगा, तो ये सी आंसर है। सी हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको रट लेना है। तो विटामिन के इसका आंसर है। उसके बाद हमारा है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई, ये भी पूछा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N20। ठीक है, इसका सूत्र है। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन में ज़्यादा आपको मतलब फोर्सफुली बोल रही हूँ कि हाँ ये पूछे जाते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जो जो मैं बोल रही हूँ उनको एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। ये आई थिंक धोने वाले सोडे की बात हो रही है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि इसका आंसर है। अस्थि मतलब हड्डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो प्लीज़। आगे है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो स्पिग्मो मैनोमीटर। तो प्रोनाउंसिएशन इसकी, एक मिनट, स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ओके। आगे है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। सॉरी। उसके बाद है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत कहाँ है इंडिया में? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राज़ील। ये बहुत ओल्ड PDF है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ष 2018, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो। उसके बाद हाँ, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPSC में पूछा जाता है, तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और ओके, इसका तो मुझे भी रटा हुआ है इसका आंसर। आगे है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, अरे इसका तो आंसर यहीं आ गया। तो गणेश वासुदेव मावलंकर इसका आंसर है। तो आपको तो आंसर यहीं मिल गया है, बट फिर भी कमेंट कर सकते हो, करना चाहो तो। आगे है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया इसका आंसर है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए और पूछा भी जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। उसके बाद हमारा है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार जो तय किया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के। ठीक है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है। उसके बाद है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 इसका आंसर है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। BR अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो इसका जो आंसर है बंगाल है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव इसका आंसर है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। और इसके मतलब वो कौन थे, क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। होप आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो, वैसे तो सब पढ़ ही रहे हैं, बट फिर भी अगर अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कर देना। सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगी।
हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक यू। ओके, तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा हुआ है इन्होंने कि प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही का आपको चयन करना है। तो जो केतु है, केतु का पर्यायवाची है पताका। ठीक है, अभी मुझे आप लोग केतु का मतलब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद गति है, तो गति का सबको पता ही है, इसका पर्यायवाची है चाल। कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ, और इसका पर्यायवाची है छोटा। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है 4, इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह है। प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची है और जबकि एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो जो पर्यायवाची नहीं है वो हमें बताना है। जैसे कानन, विपिन, कांतर एक ही मतलब है लेकिन कांता अलग है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा लौ, दीप, शिखा, ललट अलग है और एक लगन अलग है। यानी जो बाकी के 3 शब्द है वो पर्यायवाची हैं और जो उनका पर्यायवाची नहीं है हमें उसे अलग छांटना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द दिए हैं तो हमें बताना है कि उसका विलोम क्या है। ठीक है, तो अनिवार्य मतलब करना ही करना है। वैकल्पिक मतलब हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, उन्मूलन और रोपण। ठीक है, उन्मूलन एक तरीके से उजाड़ना होता है और रोपण लगाना। ठीक है, उसके बाद निंद्य और वंद्य, तो इन दोनों शब्दों का मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जहाँ जहाँ थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स आते हैं मैं इसलिए आपको कहती हूँ ताकि आप लोग इसे सर्च करें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन क्योंकि इजी तो सबको ही पता होते हैं, बट जहाँ जहाँ थोड़े से टफ आते हैं प्लीज़ उसको जाके गूगल पे सर्च कीजिए। और प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग क्लास को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर जो हमारा खुद का दिमाग है वो थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आप खुद से भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। तो प्लीज़ मुझे इन दोनों शब्दों के मतलब बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है हमारा यहाँ पर हमें सही शब्द की वर्तनी। वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग छांटनी है। तो इसमें ये तीनों गलत है, जो स्पेलिंग ठीक है वो फर्स्ट वाली ठीक है। ठीक है, सुश्रुषा इसकी स्पेलिंग है। उसके बाद है 10th वाला तो गरिष्ठ, तो गरिष्ठ की स्पेलिंग ये वाली ठीक है, गरिष्ठ होता है। और इसमें अंतर्धान, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो अंतर्धान। ठीक है, ये वाले इसकी स्पेलिंग सही है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने अलंकार पूछे हैं कि सही अलंकार का चयन कीजिए। तो उदित उदय, गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा जो अलंकार हैं वो मैंने समझाए हुए हैं और अभी मैं इसमें भी दोबारा समझाने लगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप एक बार देख लेना। मैंने इसमें एमपी वाले ही इसमें डाली हुई है वीडियो, तो उसमें मैंने अलंकार समझाए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लेना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है जे रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे होए, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो जो क्रोध है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अनुअय को अगर हम संधि करते हैं इसका तो वो अन्वय बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है संधि विच्छेद अलग अलग करते हैं तो वो अन्वय का संधि विच्छेद, अन्वय को अलग अलग करेंगे तो अनुअय बन जाएगा। ठीक है, मत ऐके, ठीक है, मति एक, तो मत ऐके बन जाएगा, तो वृद्धि संधि है यहाँ पर। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है, तो उसका जो आंसर है वो है मुक्त छंद। उसके बाद हमारा है 18 to 42 के क्वेश्चन से हमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से एक को चूज़ करना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ तो कौन सा था, इस्तवार, दलालित, रेतुअर, एंदुई, हिंदुस्तानी। ये एक मैंने बीएड का पेपर सॉल्व करवाया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा था। चंद्रबरदाई द्वारा लिखे ग्रंथ का नाम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है पृथ्वीराज रासो।
निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो दादू दयाल नहीं थे। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 22। तन चितुर मन राजा कीन्हा, हिये सिंहल बुद्धि पद्मनि कीन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। जो दिल का प्रतीक है वो किसे बताया गया है? सिंघल को। सिंघल का अर्थ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। तो रामानंद इसके प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? रीति काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी, तो क्या थी वो? श्रृंगारिता। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1826 में। ये इम्पॉर्टेंट है। छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, तो छायावाद का प्रारंभ प्रसाद के झरना से माना जाता है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। तो ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो कौन सी है? तो रश्मिरथी उर्वशी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन, एक तरीके से यह क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रश्मिरथी उर्वशी दोनों ही किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। हिंदी साहित्य के छायावाद की काल विधि है 1918 से लेकर 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, शब्द शक्ति के मुख्य भेद है। तो शब्द शक्ति के मुख्य भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उत्साह एक स्थायी भाव है वीर रस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूत सपूत तो का धन सचे, पूत कपूत तो का धन सचे। इस पद में प्रयुक्त अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा हमें इतने डेप्थ में अलंकार नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट अलंकार है। ठीक है। तो कल मैं अलंकार वाली वीडियो शायद डाली है मैंने, एक बार प्लेलिस्ट में चेक करना। ठीक है। मैंने अपलोड की हुई है अलंकार की वीडियो। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाते सी वो अब 3 बेर खाती है। तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है। तो यमक अलंकार में बेसिकली हमारा क्या होता है कि शब्द होते हैं, रिपीट होते हैं, और हर बार उन शब्दों का मतलब अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मानुस हो तो वही रसकान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारनी, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारनी। तो इसमें छंद कौन सा है? तो सवैया इसमें छंद है। छंद वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। छंद और रस फिर भी आ सकता है, बट छंद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी भाषा से तात्पर्य है, तो उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है। हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जीके के और हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सारे आंसर्स को पहले ही टिक कर लिया है। तो ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है, भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम है। तो जो भारत में जो पहला तेल क्षेत्र था वो उसका नाम जो है वो है डिगबोई। भारत में कितने बाघ संरक्षण है? तो ये पुराना पेपर है, तो उस टाइम का आंसर अलग था, बट अभी हम करंट में देखें तो इसका जो आंसर है वो है 54। उसके बाद है मेधा पाटकर हैं। तो मेधा पाटकर कौन है? तो मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद है। ठीक है। उसके बाद हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गन्ना का उत्पादक नहीं है? तो गन्ना महाराष्ट्र में भी उगता है, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, लेकिन एमपी इसका उत्पादक राज्य नहीं है, राज्य है। उसके बाद है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है, बिहू असम का है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है?
तो ICICI बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। सार्क के मेंबर नहीं है, तो सार्क के कितने मेंबर है ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मेंबर्स इसके आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। उसके बाद है विश्व में सबसे ऊंची इमारत किस देश में है? तो दुबई में है, बुर्ज खलीफा। राज तरंगिणी का लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है। विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा टापू है। ठीक है। उसके बाद है हमारा सूर्य के सबसे निकट मरकरी है, सबको पता है, बुध जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना इसका आंसर है। और अभी आप जैसे क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, तो इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, तो 7वें नंबर पे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया गया है? तो ये उस टाइम का आंसर ऑप्शन दिए हैं, बट अभी करंट में 18 इसका आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर अवार्ड मिला? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। और उसके बाद संत कबीर के शिष्य थे रामानंद। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पाब्लो पिकासो था चित्रकार। ठीक है। पाब्लो पिकासो कौन था? एक चित्रकार था। तुलसीदास किसके शासन काल में हुए थे? तो तुलसीदास अकबर के शासन काल में थे। सांची स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, सबको पता ही होगा ये। उसके बाद है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कोणार्क में। ठीक है। राष्ट्रीय वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, सबको पता ही होगा। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में है, कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद है ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस है, तो इनके आंसर टिक कर दिए हैं, आप लोग इसे खुद से सॉल्व करना। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आसाम में है, सबको पता ही है। किस लिए फेमस है ये मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद हमारा है चार मीनार कहाँ पे? तो चार मीनार हैदराबाद में, सबको पता ही होगा। यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो ये कर्नाटक का। नेपागर किस लिए जाना जाता है? तो नेपागर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। उसके बाद ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से जैसे आप रीजनिंग इसमें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बेसिक रीजनिंग आएगी। ठीक है। PDF मैं उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से एक बार और पढ़ लेना। ठीक है। ओके। कामरूप का वर्तमान नाम है असम है, असम जिसको पहले कामरूप बोला जाता था। रंगभूमि के लेखक है प्रेमचंद, सबको पता ही होगा, बहुत फेमस इनका ये वो है, क्या बोलते हैं, बुक है। उसके बाद है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक साथ आए? तो लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आए थे। विदर्भ किस राज्य में है? तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में है। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको याद करने की ट्रिक है, ऐसे करके हस्बैंड वाइफ, तो ये एक फैमिली बनाते हैं और फैमिली से जनसंख्या बढ़ती है, तो ऐसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जयशंकर प्रसाद ने कामयानी लिखी है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रा लिखी है। और आर के नारायण ने ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं लिखी है, गलत है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी है। ठीक है। लज्जा किताब की लेखिका तस्लीमा नसरीन कहाँ की नागरिक है? तो ये बांग्लादेश की नागरिक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। पंजाब में गेहूँ होता है, हाँ। असम में चाय का उत्पादन होता है, हाँ। कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, हाँ। तो हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, गलत है। केसर कश्मीर में होता है। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है गुलिवर ट्रेवल्स के रचयिता है, इंपॉर्टेंट है, जोनाथन स्विफ्ट इसका आंसर है। उस्ताद अजमल अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद इसका आंसर है, सरोद बजाते थे वो। ठीक है। उसके बाद है कथक किस राज्य का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है। द वेस्ट लैंड किसने लिखा है? द वेस्ट लैंड T.S. इलियट ने लिखा है। ठीक है। और ये हमारा फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2010 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, करंट तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन
इस मतलब जीके टाइप ही कुछ बन गया है। तो ये लूला डी सिल्वा इसका आंसर है। 2010 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार लूला डी सिल्वा को मिला था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अनिवा बिंद्रा किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? तो ये एक समाचार कार्यालय है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो टिस्को पब्लिक सेक्टर नहीं है। इसके अलावा सारे एनटीपीसी भी, भेल है, नालको है, ये सारे क्या हैं? पब्लिक सेक्टर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक चिन्ह ऊर्जा का है? तो प्रमाणिक चिन्ह ऊर्जा का है तो क्या है? वो है बीईई। क्या है? बीईई। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत जिसका पुनः नवीकरण नहीं हो पाता। ठीक है। तो किसका? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जियोथर्मल, इसको आप वापस यूज़ कर सकते हो, लेकिन जवार ऊर्जा का नवीकरण नहीं कर पाते हो। ठीक है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान स्थित है कहाँ पर है ये? तो ये हमारा है देहरादून में। उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इग्नू के बीएड में भी पूछा गया था क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है डैनी बोयल। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो बेंगलोर इसका आंसर है। किस प्रदेश की विधायिका के 2 सदन है? तो कर्नाटक इसका आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। और स्वराज पार्टी का नेता मोतीलाल नेहरू जी थे। और भारत की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन है मुंबई राजधानी। ठीक है। अभी चेंज हो गई है, कौन सी हुई है ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। थाईलैंड का प्राचीन नाम था श्याम, तो श्याम, थाईलैंड को पहले श्याम बोला जाता था। यूरोपियन व्यवसायियों के लिए सबसे भारत यूरोपियन व्यवसायों के लिए भारत सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में। उसके बाद है ब्रिटिश शासन ने बंगाल का बंटवारा कब किया था? तो 1905 में। इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा ये। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है? 8वीं। कितनी भाषाओं का वर्णन है ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है। उसके बाद है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, जहाँ मैं अगस्त में घूम कर भी आई थी। अंदर से नहीं, बाहर बाहर से। ठीक है, अंदर तो जाने नहीं देते हैं। उसके बाद है भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा केरल है। उसके बाद है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? तो मेरठ इसका आंसर है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, सबको पता ही होगा। पायोरिया किसकी बीमारी है? तो पायरिया, पायरिया किसकी बीमारी है? तो ये मसूड़ों की बीमारी है। उसके बाद है भोजन सामान्यतः पचता है, तो भोजन छोटे आंत में पचता है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा है? तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसुओं को प्रभावित करती है? तो लेक्राइमल इसका आंसर है। शारीरिक प्रतिरोधक एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर की रक्षा में भाग लेती है, तो ये विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन पौधों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन करता है? तो इकोलॉजी है। ठीक है, कि पौधों का जो उनके वातावरण के साथ जो संबंध है वो इकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है इसका। और अभी रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। सॉरी इसका मीनिंग पूछा है ना। हाँ ठीक है, ये है रिनेशन शब्द का मतलब है, तो पुनर्जागरण इसका मतलब होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यशपाल समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित हमारी यशपाल समिति की रिपोर्ट है। ठीक है, इन्होंने बिना बोझ के शिक्षा की रिपोर्ट भी दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण रोजगार से संबंधित है? तो नरेगा हमारा ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। 11वीं योजना का कार्यकाल था, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका था 2007 से 2012। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो सरिस्का सेंचुरी है वो राजस्थान में है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश है? ये उस टाइम का क्वेश्चन था, अभी इसका आंसर हमारा लद्दाख है। ठीक है। उसके बाद हमारा है सोना पाया जाता है, तो सोना कर्नाटक में पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? तो मेघालय, अरुणाचल, बस हम सब जगह बहुत वर्षा होती है, लद्दाख में वर्षा
ज़्यादा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तिलहन नहीं है? तो तिलहन नहीं है तो नारियल, ठीक है, ये तिलहन में आते हैं सारे। उसके बाद है राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार भारत का वन आवरण क्या है? तो ये उस टाइम के हिसाब से था, अभी 21.67% है। खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो खरीफ की फसलें जून में बोई जाती हैं। बुद्धि के दांत हैं, तो बुद्धि के दांत अंतिम मोलर इनको बोलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो चेचक इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम सहायता करते हैं भोजन को पचाने में। और शरीर का, मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6, ठीक है, सेल्सियस, सबको पता ही होगा। निम्न में से कौन अंकुरण के लिए आवश्यक है? तो रोशनी होना बहुत ज़रूरी है अंकुरण होने के लिए। सूर्य की किरणें हमें देती हैं, तो सूर्य की किरणें हमें क्या देती हैं? विटामिन डी। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च चावल उत्पादक है? तो चीन में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। निम्न में से कौन सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है? तो पद्म विभूषण सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? चैत्र इसका आंसर है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का न्यूनतम अंतराल होता है? तो 6 महीने इसका आंसर है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र चाहिए। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? गुर्दा रोग, ठीक है, जो किडनी फेल हो जाती है उसमें डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस खून को साफ करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। इनमें से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन इसका आंसर है। मायोपिया किसकी बीमारी है? तो मायोपिया है आँख की बीमारी। किसकी है? आँख की बीमारी। इनमें से कौन खून के जमने में मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। उसके बाद हमारा है H1N1 इन्फ्लुएंजा किस नाम से जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू इसको हम बोलते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर किस कमीशन ने रिपोर्ट दी? तो लिब्राहम कमीशन इसका आंसर है। 2009 में इनमें से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? तो सिक्किम इसका आंसर है। 2009 में गठित लोकसभा कौन सी है? तो 15वीं लोकसभा थी। उसके बाद हमारा इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था वन एवं जीवन संरक्षण के लिए कार्य करती है? तो इसका आंसर है IUCN। इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। भारत किस वर्ष UN का सदस्य बना? तो 1945 इसका आंसर है। इनमें से कौन बच्चों के कल्याण के लिए विश्व भर में काम करता है? तो यूनिसेफ इसका आंसर है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में। अब हमारा इंग्लिश तो आएगी नहीं हमारी, तो हमारा हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। वन 151 है हमारा। जो माला फेरत जो गया गया न मन का फेर, कर कर मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कबीर दास जी की लिखी हुई हैं। जाके प्रिय न राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की है। बसे मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी, सूरती नैना बने रसाल। तो ये मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो मैथिली चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ हैं ये। रामचरित मानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरित मानस में कुल 7 कांड है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जहाँ परे श्यामु हरित तुति होए। तो बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। श्याम नारायण पांडे की चर्चित रचना का नाम क्या है? तो चर्चित रचना का नाम है हल्दी घाटी। आपका बंटी किसकी रचना है? तो मनु भंडारी। घनानंद रीतिकाल के कवि है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। ध्रुव स्वमनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। श्रद्धा और भक्सी रामचंद्र शुक्ल के नाटक है, निबंध है। हिंदी शब्द सागर कोश की रचना कहाँ पर हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी में। मनोरंजन का संधि विच्छेद है मनोरंजन। तो आज मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी अलग से, संधि समास और अलंकार की। तो वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। आपको मैं उसमें क्लियर कर दूंगी कि संधि विच्छेद होता कैसे है, ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत्य जमा जन सज्जन। पक्षी का पर्यायवाची है दृज।
नूतन मतलब होता है नया, पुरातन मतलब पुराना। सर्वनाम का भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक, लेकिन भाववाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। विशेषण सार्वनामिक होते हैं, गुणवाचक होते, संख्यावाचक होते, लेकिन संबंधवाचक विशेषण नहीं होते हैं। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। नीला है कंठ जिसका, यानी शिव भगवान। खाक छानने का मतलब है मारा मारा फिरना, मतलब बेफालतू में फिरना इधर से उधर, ठीक है। शुद्ध शब्द है हमारा आशीर्वाद। उपकार मानने वाले को हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। संकर शब्द कौन, देखो संकर शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, तो गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है और रेल हमारा इंग्लिश है, तो दो अलग अलग लैंग्वेज मिलकर जब एक शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर है जमींदार। कवित्री हम ऐसे लिखते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है उसमें मेनली 5 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? खड़ी या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज। तो इसमें से जो नहीं है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें बघेली नहीं है, तो इसका बघेली आंसर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें अलंकार बताना है, तो श्लेष अलंकार है, तो यानी कि श्लेष मतलब चिपका हुआ होना एक तरीके से, यानी शब्द है और उसके मतलब कई अलग अलग है। तो यहाँ पर जो मेनली बताया गया है वो ये है कि पानी जिसके बिना जो चूना है वो सूख जाता है और मोती में चमक नहीं रहती है। और दूसरा पानी का मतलब है सम्मान, ठीक है। तो इसका मेन जो इसका अर्थ है वो ये है कि पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है और पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है और चूना जो है वो सूखकर बेकार हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से सम्मान के खो जाने से भी मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मेनली यही है। उसके बाद है पीतर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, इसका उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार जहाँ भी आएगा आप कैसे पहचान करेंगे कि जहाँ भी सरिस, सम, समान, सा, सी जैसे शब्दों का यूज़ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे सरिस बोला हुआ है, तो सरिस सरिस या सा, सम, समान, सा, सी ऐसे शब्द आ जाएं स से, तो समझ जाना कि वहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद पर प्रतिष्ठित किया गया है? राजभाषा की, ठीक है। तो ये था। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ डू शेयर एज यू कैन। थैंक यू। हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो पीडीएफ है हमारे जीके का, तो 260 के अराउंड इसमें क्वेश्चंस थे और 110 यानी 110 तक मैं इसके क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने जीके भी डिस्कस किया था इसका, और आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।
और जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जो पीडीएफ है वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वहाँ से आप लोग इसको पीडीएफ को ले लेना और इसको पढ़ लेना खुद से भी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। और कमेंट आता है कि टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें। तो जब आप मेरा चैनल ओपन करते हैं तो आप जब ऐसे मतलब इसे स्लाइड करेंगे इस साइड में, तो अबाउट का एक सेक्शन आता है, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और इसके अलावा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पे मीन्स आपको मांगनी पड़ती है किसी से, कोई ना कोई तो भेज ही देता है। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम पे तो मैंने अपलोड की ही हुई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो इसका आंसर है अल्टीमीटर। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, एक कमेंट आया था मुझे कि एक क्वेश्चन था, अभी मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी, क्वेश्चन था कि जो राजस्थान सॉरी क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये राजस्थान और यूपी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका आंसर राजस्थान ही है। यूपी सबसे बड़ा राज्य नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो हमारा जो आंसर है वो राजस्थान होगा, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो उसकी किसी माध्यम में होता है, तो उसका जो है ग्रहणशीलता में। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे हमारी कौन सी होती है? वो अनुदैर्ध्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, शीशे जो सॉरी मिरर लगा होता है जो, उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, अवतल या उत्तल? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरा रहता है, तो वह दिशा है, तो वो दिशा है उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचक्षण करते हैं? तो CO2 का। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो आपका एक टॉपिक है भी सिलेबस में आविष्कारक वगैरह का, तो एक्सरे के आविष्कारक थे रंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो नाड़ी जब देखता है हाथों की, तो डॉक्टर क्या जानना चाहता है? तो डॉक्टर हृदय की धड़कन उससे पता करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन आवेश की इकाई नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है, तो फेराडे है, कोलम्ब है, फ्रैंकलिन है, बट एम्पियर या सेकेंड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, 23 एक 123 क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष इसमें इसमें सर्वाधिक समीप है, तो 10 का 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद है 124, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो वो है लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती है? तो इसका जो आंसर है वो है सीसा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, जो रीजनिंग का है, रीजनिंग और मैथ का जो जनरल एप्टीट्यूड जो मेंटल एप्टीट्यूड आपका पूछा हुआ है, तो उसके मैं सिर्फ एक सजेशन के लिए, एक हेल्प के लिए मैं वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगी, तो उससे आप लोग आइडिया ले लेना कि इस टाइप से आते हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना हाई लेवल का आएगा नहीं मैथ्स और रीजनिंग, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक आएगा। और अभी मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी क्या हो गया है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर जो रीजनिंग भी आती है, तो वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि ऐसे होगा तो क्या होगा और क्या होना चाहिए। ठीक है,
तो उसमें क्या है कि आपको अपनी अपनी रीजनिंग लगानी है बिल्कुल ऐसे दिमाग से, और हमें ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं दौड़ाना होता। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमें सिचुएशन दी है हमें उसी सिचुएशन को सच मानना है, और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसा होना चाहिए, हमें होना चाहिए या हो नहीं सकता, ये सब साइड में रखते हुए जो हमें वहाँ पे सिचुएशन दी गई है हमें उसको सच मानते हुए आंसर करना है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाओ आप लोग। सॉरी 126 रह गया। 126 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहाँ बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि प्रदूषित करती है, तो इसका जो आंसर है वो है सीसा। क्वेश्चन नंबर 127 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम है, तो हीरा कठोरतम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में या पित्ताशय की थैली में, जो पित्त हमारा बनता है, आई थिंक इसका डाउट है मुझे, क्योंकि जो आंसर की मैंने देखा है तो उसमें तो यकृत दिया हुआ है। तिल्ली पेनक्रियास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पित्ताशय की थैली में हमारा पाचन रस बनता है, तो शायद इसका यकृत आंसर है। ओके, तो आंसर के में यकृत है, बट मुझे इन दोनों में डाउट है। अगर किसी को प्लीज़ कंफर्म आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है, एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 132 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है रेफ्रिजरेटर में, तो यह एक समान तापमान को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो कलाई घड़ियों में भी, पॉकेट कैलकुलेटर में भी, और प्रदर्शन युक्तियों में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक क्या लिखा है ये, सर्वाधिक, एक मिनट नोट से चेक करना पड़ेगा। वन 135, हाँ ये अम्ल लिखा है, एक्चुअली वो पेपर ठीक से आया नहीं पूरा। सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो इसका जो आंसर है वो है बेंजोइक अम्ल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन है, तो क्या है ये, विटामिन B2। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है, तो ये तीनों गलत हैं, तो निमोनिया फेफड़े को हमारे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 140, दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरे 3 आड़ी पट्टियां हैं। ठीक है, खड़ी पट्टियां नहीं है वो, ऐसे आड़ी पट्टियां हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 142, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक गोल चक्र है, यह चक्र सफ़ेद रंग की पट्टी पर है। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसका है, तो वो है राज्य विधानसभा को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं, उनमें सबसे नीचे वाली पट्टी का रंग हरा है। काश इतना इजी क्वेश्चन आ जाए पेपर में। ओके, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन में कुल कितने पद है, 5 पद हैं, जिनमें से पहले पद को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, और यह हमें पता है।
148 है, हमारे राष्ट्र चिन्ह में ऊपर 3 सिंह बने हैं और उनके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ पर उद्धृत है ये? तो मुंडक उपनिषद उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपको पता ही है। होम गार्ड का गठन कब हुआ था? तो होम गार्ड का गठन 1962 में हुआ था। स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में सबसे छोटा कौन सा है? तो उसका जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट। प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ था? तो प्रादेशिक सेना का गठन हमारा हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 154 की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? तो इसकी है 18 से 35 वर्ष। एनसीसी में कितने डिवीजन हैं? तो एनसीसी में 3 डिवीजन है। एनसीसी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में है। भारतीय नौसेना कितने बेड़ों में गठित है? तो 2 बेड़ों में गठित है। वो कौन से है ये आप लोग कमेंट करेंगे। हर साल 7 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है झंडा दिवस, ठीक है। और भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर। इसका भी मुझे डाउट है। 159 नौसेना दिवस अभी 8 नवंबर को क्या मनाया गया था? अच्छा, वो एयरफोर्स डे होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 21 दिसंबर है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट देख लेना एक बार, ठीक है। अगर डाउट है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, क्योंकि नवंबर के आसपास एक डे लेकिन 8 नवंबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलो ठीक है, इसका आंसर जो आंसर की है उसके अंदर 21 दिसंबर दिया है, बट गलत भी हो सकता है। तो एक बार इसको प्लीज़ जिसको भी पता है, अगर यही करेक्ट ऑप्शन है तो भी कमेंट में लिख देना, और चेंज है तो भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 160 है हमारा। भारत की सेना के प्रथम भारतीय सेनापति थे, तो कौन थे? जनरल KM करिप्पा। वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। और मैंने अभी कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि वो 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं, और एक कैंडिडेट ने आंसर भी किया था। और थैंक यू आंसर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 162 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज किस रंग का है? तो हल्के नीले रंग का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठकों में आमतौर से कामकाज अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कहाँ पर है? हेग में। क्वेश्चन नंबर 166 है, राष्ट्रमंडल मंडल के सदस्य वे देश हैं जो पहले ब्रिटेन के अधीन थे लेकिन अब स्वाधीन हैं, ठीक है। अधीन मतलब एक तरीके से मतलब उसमें क्या बोलते हैं, अरे मतलब कैद होना एक तरीके से, ठीक है। उपनिवेश होना, ठीक है, मतलब शोषित होना एक तरीके से। और स्वाधीन मतलब स्वतंत्र होना, ठीक है। सार्क जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में। तो इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश हैं। सार्क की फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में कमेंट कीजिए मुझे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों के नाम भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में स्टार्ट हुआ था, पता ही होगा सबको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं तो शक्तिशाली देशों के गुटों से दूर रहते हैं। तटस्थ सदस्य जो देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, तो वो तटस्थ रहते हैं। मतलब अगर दो, जैसे अभी मान लीजिए अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जैसे भारत है, तो ना तो वो रूस के बारे में बोलता है ना वो यूक्रेन के बारे में बोलता है। वो एक तटस्थ नीति अपनाता है, मतलब कि वो दोनों ही पक्ष, दोनों के साथ बातचीत है, दोनों के साथ मतलब एक सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब ठीक है, दोनों से झगड़ा नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 172 है, भारतवर्ष में
प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे इसका आंसर है। 173 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? तो 5 सितंबर को होती है, और 5 सितंबर को ही हमारा जो है टीचर्स डे मनाया जाता है, और इसी दिन राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा होती है। और जो मुझे भी बहुत एक स्टार्टिंग से ही था कि हाँ, जब मैं टीचर बनूंगी तो ऐसा कुछ मुझे भी मिले। तो अभी काम जारी है, देखते हैं कब मिलेगा, बट ये भी मेरा एक सपना है कि मुझे भी मिले। चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप ये बताइए कि टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इन्होंने नहीं पूछा है। तो रसायन शास्त्र में देते हैं, अर्थशास्त्र में देते हैं, चिकित्सा में देते हैं, लेकिन गणित में नहीं मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 176, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये कल्पना साहित्य लेखन में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? तो चिकित्सा शास्त्र में। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा इसका आंसर है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो चिकित्सा के लिए। धन्वंतरी कौन थे? प्लीज़ कमेंट कीजिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 से हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? तो 1900, यार हिंदी इंग्लिश में बड़ी गड़बड़ होती है, 1969 से। ठीक है, उसके बाद है हमारा निम्नलिखित किस अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अफ्रीकी नेता थे ये एक। क्वेश्चन नंबर 184 है हमारा, विज्ञान को सर्वसुलभ व सर्वोपयोगी बनाने में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति के नाम को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार इसका हमारा आंसर है। नेहरू पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। वीरता का सर्वोच्च सम्मानजनक पदक जो शत्रु के सामने असीम शौर्य और अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भेंट किया जाता है, उसका नाम है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 182 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम मरणोपरांत मतलब मरने के बाद पहला भारत रत्न अलंकरण किसे प्रदान किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल एशिया वासियों को ही दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार इसका आंसर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। 191 है, अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो वो बॉक्सिंग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दिलीप ट्रॉफी इसका आंसर है। डूरन मर्डेका संतोष, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिनिश शब्द का प्रयोग खेल में होता है, तो किस खेल में होता है फिनिश शब्द का प्रयोग? तो ये ब्रिज खेल में होता है। एक दिवसीय क्रिकेट तथा टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन इसका आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 197 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदक का संबंध हॉकी से नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है, तो ऑप्शन है वर्धमान ट्रॉफी। ठीक है, आगा खां, ध्यानचंद और बम्बई गोल्ड कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है, लेकिन वर्धमान ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड नहीं है। और ये जिससे भी रिलेटेड है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिवर्स स्विंग एक बीमर नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट में यूज़ होती हैं ये शब्दावली। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है? तो सिंधिया गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। ठीक है,
ज्यूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल विश्व से है, ठीक है। मरनेगा का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल, ठीक है, एशिया में। प्रथम ओलंपिक खेल का ओलंपिया ग्रीस में कब खोले गए थे? तो ये 776 ईसा पूर्व में। 203 हमारा क्वेश्चन है। 394 ईस्वी में रोम के बाद एक सम्राट ने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया था। स्टोरेज भी फुल हो गई है फ़ोन की। तो इसको पुनः किसने शुरू किया? तो इसको पुनः शुरू किया बैरन पियरे डी कॉर्बेटिन ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 204, सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया? तो यह 1908 में फहराया गया था। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे 2 बार देख चुके हैं कि स्टोरेज फुल का मैसेज आ रहा है, और मेरा फ़ोन 3.5 साल हो गया है, एक बार भी रीसेट नहीं किया है और बहुत बुरा हाल हो चुका है फ़ोन का। और अभी इसकी स्टोरेज भी नहीं बची है कि कुछ रिकॉर्डिंग हो पाए। बट अभी जब तक ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक है। और 260 क्वेश्चंस हैं। अगर बीच में रिकॉर्डिंग, क्योंकि अपने आप ही रुकेगी, मैं रोकूंगी नहीं इसको, ठीक है। अगर पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं होती है तो जितने हो जाएंगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF डालूंगी, उसमें से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 204 है, सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपियाड ध्वज कब फहराया गया था? तो 1908 में। ग्रैंड स्लैम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए थे? तो एथेंस में 1896 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 207 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो है। भारत में खेल संबंधी 2 राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हैं, एक नेताजी सुभाष बोस के नाम से पटियाला में, दूसरा किसके नाम से है? ग्वालियर में। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रानी लक्ष्मीबाई। सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो पोलो इसका आंसर है। लॉन टेनिस जाल की ऊंचाई कितनी होती है? तो लॉन टेनिस जाल की ऊंचाई 3 फुट 6 इंच होती है। अ सूटेबल बॉय किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। कैंटबरी टेल्स जोफ्री चासर ने लिखी है। और इसके अलावा इन्होंने अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है? गोदान, प्रेम पचीसी, गबन, ये तीनों प्रेमचंद ने लिखी है। आनंद मठ किसने लिखी है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन को किस पुस्तक से ख्याति मिली, मतलब प्रसिद्धि मिली? तो लज्जा से। क्वेश्चन नंबर 215 है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ का लेखक हमारा है विशाखा दत्त। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 217, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, तो ये किसने लिखी है? R वेंकट रमन ने। जय सोमनाथ KM मुंशी द्वारा लिखी गई कृति है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अरुण शौरी ने लिखी है। और इसके अलावा है हमारा निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखी है? तो अभी रिसेंटली इनके साथ एक बहुत ही मतलब हुआ हादसा, तो पता ही होगा आप लोगों को। सलमान रुश्दी अभी काफ़ी टाइम पहले, अभी ये बहुत खबरों में थे। तो इसका जो आंसर है वो है द मूर्स लास्ट साई। क्वेश्चन नंबर हमारा 221 है, मार्गरेट वेचर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? द पाथ टू पावर। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लॉपियर। अंकल टॉम्स केबिन के लेखक का क्या नाम है? A.B. स्टॉप इसका आंसर है। बार एंड पीस और अन्ना कैरेनिना दोनों एक ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक की कृतियां हैं। तो उस लेखक का नाम है लियो टॉलसटॉय। बोरिस पास्तरनाक ने एक बहुत ही विवादास्पद बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? डॉक्टर जिवागो। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है, सबको पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 227 है, मदर के लेखक का नाम क्या है? तो मदर के लेखक का नाम है मैक्सिम गोर्की।
कलम का सिपाही प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, पता ही होगा सबको, ये जीवनी है एक। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद द्वारा उनकी रचना है। उसके बाद हमारा है आईने अकबरी का लेखक कौन है, या कौन था। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। कंप्यूटर एक उपकरण है जो गणितज्ञ और तार्किक संक्रियाएं संपन्न करता है। पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। बाइनरी अंक प्रणाली में अधिकतम अंक 2 होते हैं। इनपुट उपकरण कौन सा है, तो माउस है। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना हेतु प्रयोग में लाया गया पहला उपकरण कौन सा था, तो अबेकस था, सबको पता ही होगा। अबेकस कब प्रयोग करना शुरू किया गया, 250 ईसा पूर्व। किस अंग्रेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, तो फ्लॉपी। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा वो है फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 240 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन पैकेज नहीं है, तो बेसिस पैकेज नहीं है। कौन सा बेमेल है, तो वर्ल्ड स्टार, डोस, एडिटर, वर्ड परफेक्ट, तो विंडो अलग है। ठीक है, बेमेल है। डाटा के समूचे सेट को क्या कहते हैं, तो उसे फील्ड कहते हैं। आईबीएम का पूरा नाम है इनपुट यूनिट है। ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉपी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों है। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं तेज रफ्तार, कार्यशीलता, स्वचालन, ठीक है, और परिवर्तनशीलता। तो इसका जो आंसर है वो है सभी, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती है। 1 बाइट बराबर है 8 बीट के। असंसाधित तथ्य को कहते हैं डॉटम। क्या कहते हैं, डॉटम। कंप्यूटर, तो ये सारे इसमें आंसर आ जाएंगे, सभी हैं तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। डाटा क्या है, डाटा है असंसाधित तथ्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 251 है। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक प्रचारक कौन थे, श्री श्री रविशंकर। आपको पता ही होगा। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान। क्वेश्चन नंबर 153 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी, देख भी नहीं रहा है, जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन बना हुआ है, तो ये है 50 रुपये पे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर। हे एवरीवन, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है 4। तो अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट आंसर, कि ये सारे जो सिद्धांत है ये दिए गए थे माध्यमिक शिक्षा आयोग में पाठ्यक्रम के सिद्धांत के रूप में। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, तो ऐसा कौन से आयोग ने कहा था, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोठारी आयोग ने ये बात कही थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति हेतु, समन्वय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दल शिक्षण का सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो है सी, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था हमारा ये, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई, तो कहाँ पे की गई थी, NCERT नई दिल्ली में। आप लोग मुझे NCERT की फुल फॉर्म प्लीज़ अगर कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है यहाँ पे, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो सिद्धांत कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा किसका, नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, जब हम विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं और फिर शिक्षण करते हैं, तो ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है, तो नियोजन का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। NCERT जोर देती है, NCERT जोर किस पर देती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है,
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है छात्र केंद्रित शिक्षण, योग्य शिक्षक होना चाहिए और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग से आना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 9 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। तो लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बाल केंद्रितता का होना चाहिए, क्रियाशीलता, उसके अंदर बच्चा कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है वो है जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा, जब बच्चा पहली बार नक्शे से पढ़ता है तो सर्वप्रथम नक्शा प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए और लास्ट है विश्व का होना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है। तो अगर जब बच्चा पहली बार नक्शा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब जो नक्शा है हमारा वो क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि 11 वाला पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार, तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया है कि जो अध्यापक के गुण है वो कितने प्रकार के होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है अध्यापक का विशेष गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा अध्यापक का विशेष गुण होना चाहिए और इसको तो आप रट लो, ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो सहनशीलता अध्यापक का सबसे विशेष गुण बताया गया है क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो, उसको कितना भी ज्ञान हो, कितना अच्छा व्यवहार हो, लेकिन अगर वो सहनशील नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही विशेष गुण है। हमें तो डाइट में बिल्कुल ऐसे रटवा दिया गया था ये, क्योंकि देखो हम सहनशील नहीं है, मतलब बच्चे हैं और शोर भी करते हैं क्लास में और मतलब हर तरीके से वो एक क्वेश्चन 10 बार पूछेंगे, 12 बार पूछेंगे, 15 बार पूछेंगे। तो हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होना ज़रूरी है। हमें ज्ञान हो और हम सहनशील नहीं है, बच्चा दोबारा पूछने आ रहा है, हम उसको डांट फटकार के भगा देंगे, तो वो फिर एक अच्छा गुण नहीं है। तो इसलिए सहनशीलता अध्यापक का सबसे विशेष गुण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है। तो अध्यापक की क्या भूमिका है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं, तो ये सबको याद ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, हार्बर्ट ने दिए हैं और वो कौन कौन से पद है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और प्लीज़ जितने भी मैं क्वेश्चंस बीच में पूछ रही हूँ कि कमेंट कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ा कनेक्टिविटी फील होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है किंडरगार्टन। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मेरे पिछले फ़ोन में बहुत इजीली मुझे अच्छे से रिकॉर्डिंग करनी आती थी, बट ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मे भी बीच बीच में कहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है। तो इसका जो आंसर है वो होती है एक पथ प्रदर्शक की। ठीक है, किसकी होती है, पथ प्रदर्शक की, एक फैसिलिटेटर की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो एकेडमिक हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो किस धारा के अंदर हमारा है जो वो निर्धारित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। ठीक है, धारा 24। खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नई है। ये नई वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं आपको। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है। तो डाल्टन, व्याख्यान, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन। ठीक है, तो जो इसका मतलब ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि व्याख्यान पद्धति खेल उस पर पद्धति पर आधारित नहीं है क्योंकि व्याख्यान में तो खेल का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 5 से 10 मिनट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 है, साहचर्य विधि का आविष्कार किया। तो साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? ये किया था मौर्य मॉन्टेसरी ने। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। तो ये कौन थे? सबको पता ही है कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मेथड है आपका वो किलपैट्रिक जी ने दिया था। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? तो इन्होंने ये पूछा कि प्रोजेक्ट विधि का निर्माता किलपैट्रिक था, लेकिन इसको सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले किसने उपयोग किया? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था हमारा? ये बनाया गया था हमारा 2005 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना आधार पर बनती है। तो किस आधार पर भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनती है? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, रूसो प्रणाली या फिर डीवी प्रणाली? तो इसका जो आंसर है वो है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर, चार्ट या श्रव्य दृश्य सामग्री? तो इसका आंसर है वो है डी। ठीक है, इसमें वो सारे इंक्लूड इसी के अंदर आ जाएंगे, दृश्य श्रव्य। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना, प्रतिमान या फिर इकाई योजना? तो 27 का आंसर है इकाई योजना। ठीक है, शिक्षण पढ़ाते समय सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो है दैनिक योजना। दैनिक पाठ्य योजना तो बाद में आती है, सबसे पहले इकाई योजना बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आप लोग गलत कर सकते हो, दैनिक पाठ्य योजना कर दोगे, बट यहाँ पर शिक्षक, क्योंकि जब भी आप टीचर हो तो सबसे पहले आप लोग इकाई योजना बनाते हैं, देन उसके बाद हमारी ये पाठ्य योजना बनती है। ठीक है, शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षण में पढ़ाते समय तो इकाई योजना बनती है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर जो आंसर है वो है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग। सोपान है, ये किसके सोपान हैं? तो ठीक है, ये किसके चरण हैं? तो इसका जो आंसर है ये है हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट की जो पंचपदीय अभी हमने प्रणाली की बात की थी उनकी, तो ये उसके क्या है? सोपान है। ये क्या है? उसके सोपान है, चरण है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध।